हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर से हम नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग चैप्टर है। नीट में आप इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह याद नहीं करने हैं, बस डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है ज्यादा कर ये। तो इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। हर एक डेफिनेशन के एग्जांपल्स मैंने आपके साथ सॉल्व करवाया है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री में तो सबसे पहले हम एक रूल बना लेंगे कि हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो है दिस इज मेटल्स। ठीक है। देन राइट साइड में जो है दिस इज नॉन मेटल्स। ठीक है। यहाँ पर मेटल्स होते हैं, देन नॉन मेटल्स, एंड बीच में जो होते हैं दीज आर ट्रांजिशंस मेटल्स। ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं ट्रांजिशंस मेटल्स, हम इन्हें कहते हैं, जो बीच में होते हैं, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट भी आप कह सकते हो। और ये मैं बता दूं आपको, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में इनका काफी रोल होता है। यही जो एलिमेंट्स है यही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल ही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखिए, जैसे कि कंपाउंड which the metal atoms are bonded to number of anions, or you can say neutral molecule, by sharing of electron. This is known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जिसमें आपका जो मेटल एटम है, ये मेटल एटम किससे जुड़ा हुआ होता है, एनायन से। यानी यहाँ पर CO जो है एनायन है, या फिर आप इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कहते हो। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पर एक मेटल है, ये मेटल है, ये एनायन से, या फिर यू कैन से न्यूट्रल एटम भी आप इसे कह सकते हो। मेटल न्यूट्रल एटम से बाउंडेड होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर, और इसी कंपाउंड को हम कहते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी मैंने दे रखा है। एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी यूज होता है। इवन हमारे जो बॉडी में हेमोग्लोबिन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन में भी काफी कॉम्प्लेक्सेस आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं। काफी कॉम्प्लेक्सेस से भी आपका हेमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। ठीक है। नेक्स्ट, then next is Werner's theory of coordination compound. Important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So Werner's theory, जो कि 1898 में इन्होंने थ्योरी दिए थे, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट बताए थे इस थ्योरी के बारे में। जो वर्नर्स थ्योरी है उनके पोस्टुलेट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका मेटल होता है वो 2 टाइप्स लिंकेज शो करता है। ठीक है। तो जिससे हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज, और यू कैन से प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है। सो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ये आयनाइजेबल होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने पानी में कोई डाला, जैसे NaCl, NaCl को आपने कोई सॉल्वेंट में, आपने कोई सोल्यूशन में डाल दिया, तो ये आयनाइजेबल होती है, यानी Na+N ये अलग हो जाएंगे। ठीक है। Na जो है ये अलग हो जाएगा, Cl ये एक दूसरे को तोड़ देंगे। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल, यानी ये ब्रेक नहीं हो गई, ये NaCl साथ में ही रहेंगे। ठीक है। ये होता है आपका प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया, सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर और फिक्स्ड फॉर अ मेटल।
जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसकी के बराबर होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, और ये फिक्स्ड होता है फॉर अ मेटल, ठीक है। हम प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर कर बताऊंगी, जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। बस आपके ये पोस्टुलेट्स जो है ये पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम नेक्स्ट में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हमने देख लिया। फोर्थ पॉइंट हियर इज द आयंस ग्रुप्स बाउंडेड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला है, जो भी आयंस ग्रुप होते हैं वो जो सेकेंडरी लिंकेज से जुड़े होते हैं, यानी जो भी मेटल एटम से जो भी आपका जो एनायंस होते हैं, ठीक है, एनायंस जो सेकेंडरी लिंकेज जिसे हम कहते हैं, जितने एनायंस जुड़े हैं, तो ये बोल रहा है कि वो पोस्टुलेट क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 4 कि ये कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं, ठीक है, और इनमें डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। ये है कुछ पोस्टुलेट वर्नर्स थ्योरी के, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जैसे हमने देखा आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, और सिंपल लैंग्वेज हम देखें तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मेटल आयन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी आपके जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो आपका मेटल आयन है दैट इज कोबाल्ट, इनका आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। एग्जामिनर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आपको जो मेटल आयन है इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट आपका मेटल आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस कॉम्प्लेक्स में हमें प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करना है। तो मेटल आयन, तो यहाँ पर मेटल आयन क्या है हमारा, कोबाल्ट, तो ये इसके हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जैसे मैं आपको नॉर्मली पहले बता दूं, हम सॉल्ट लिखते हैं Na+ एंड Cl-, जो बाद में आता है हमारे कंपाउंड में वो माइनस में होता है, और जो पहले आता है वो प्लस में होता है। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और ये Cl हमारा जो बाहर है वो नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। अब Cl पर क्या है, -2 चार्ज है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में +2 हो जाएगा। +2 क्यों हो गया, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो बाहर चार्ज होगा वही आपके स्क्वायर ब्रैकेट पर वही चार्ज होगा, ठीक है। ये भी आपका एक रूल है, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट है हमारा, तो मान लीजिए हमने इसको X सपोज कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि Na+ Cl- है, माइनस पर -1 चार्ज है, तो यहाँ पर आप लिखिए Cl पर -1, ठीक है, Cl -1 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। प्लस कितने हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल, 5, ठीक है। और जैसे देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम से जो भी आपके एनायंस जुड़े होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके स्क्वायर ब्रैकेट पर जो चार्ज है ये 2 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो x - 1, ये क्योंकि 5 × 0 0 ही हो जाएगा, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा डायरेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू 2 + 1 = 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 3, यानी हमारा मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, यानी प्राइमरी वैलेंसी हमारी इस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप हर एक मॉलिक्यूल का भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है आपका, the secondary valence is equal to the coordination number of this central metal ion, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जनरली होती है कि आपके सेंट्रल मेटल एटम आयन से जितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं और जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट है, ये हमारा मेटल आयन है, ठीक है, और बाकी इनसे जो भी जुड़ा है स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखना नहीं है हमें क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है Cl, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में है कितने मॉलिक्यूल है अमोनिया के, 5 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl, ठीक है, 1 is Cl, तो 5 + 1 = 6, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई इस कंपाउंड की, 6 हो गई, ठीक है। उसी तरीके से निकल एंड CO4, तो यहाँ पर निकल जो है ये हमारा क्या है, मेटल आयन है,
सेंट्रल मेटल आयन है, इससे कितने मॉलिक्यूल जुड़े, कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े, 4। तो यहाँ पर इसके सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है जो कि एनसीईआरटी में आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। हमने यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हियर इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होता है मींस व्हाट, जिसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बॉन्डेड होता है, यानी वो जुड़ा हुआ होता है एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट, ये हमारा मेटल है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये काफी सारे आयन से जुड़ा है लेकिन एक फिक्स नंबर पर। जैसे कि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया आपको, जैसे मान लीजिए ऐसी एग्जाम्पल नहीं दी है, यानी यहाँ पर लिखा है कितने मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, ठीक है। तो एक फिक्स नंबर लिखा है, लेकिन आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आयन से, इन मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम रीड करते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन विच कोबाल्ट आयन यानी CO is surrounded by 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर मेंशन करा है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है। यानी बता रहा है प्रॉपर कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे मेटल एटम से बाउंडेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है निकल में कितने CO जुड़ा हुआ है, 4, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर निकल जो है सेंट्रल एटम है और कोबाल्ट हमारा उनसे जुड़ा हुआ है, यानी कोबाल्ट मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ। तो हम इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसी तरीके से ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट अगेन ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें हमारा मेटल एटम यानी प्लैटिनम हमारे आयंस से यानी मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। सेंट्रल एटम क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एटम और आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स are bounded in a definite geometrical arrangement around it. That is known as central atom. तो central atom basically क्या होता है, जो आपका जो central atom होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा central atom है, ठीक है। ये किससे जुड़ा होगा, या कोई ग्रुप से जुड़ा होगा, कोई मॉलिक्यूल से, या फिर कोई आयन से जुड़ा होगा, ठीक है। और एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाता है ये, ठीक है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम जो है आपके आयन से या फिर कोई मॉलिक्यूल से बाउंड होगा, लेकिन उसमें फिक्स नंबर रहेंगे, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल एटम। और याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस लाइन, सेंट्रल आयन और सेंट्रल एटम जो है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये आपकी नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने के चांसेस है। लुईस एसिड की तरह कौन काम करता है, सेंट्रल एटम, लिगैंड, ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा सेंट्रल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड क्या होता है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए, लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है, उसको अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिगैंड्स क्या होते हैं, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड लिगैंड। तो लिगैंड क्या होता है, जनरली जो आपका जो सेंट्रल एटम होता है उससे जो भी आयन और मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं लिगैंड्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम निकल है, ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, और इससे जो भी जुड़ा हुआ होगा, या फिर आयन हो सकता है क्योंकि Cl एक ही है इसलिए आयन, और H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो इस तरीके से आयन भी हो सकता है, फिर मॉलिक्यूल से जो भी अटैच होता है तो इनको कहेंगे, यानी H2N Cl2 यहाँ पर क्या हो गए, लिगैंड हो गए, और Na ये क्या है, मेटल एटम है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने लाइन लिखा है, द सिंपल आयन सच एज Cl माइनस। तो यहाँ पर जो निकल के पास आयंस क्या होते हैं, आयंस जो है मे बी Cl माइनस, Br माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O, NH3, NH2। ठीक है, और लार्जर सच एज NH2, CH2, NH2 एंड NH2। तो ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर CH2 क्या है हमारा, CH2 एंड CH2 ये क्या है हमारा, इथिलीन। और NH2 हमारा क्या है यहाँ पर, NH2 एंड NH2 ये अमाइन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, ये भी अटैच हो सकते हैं। और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सच एज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में हमारे काफी ज्यादा, हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स पाउडर्स वगैरह अगर आपने सुना होगा, तो काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा लिगैंड्स होता है जो सेंट्रल एटम से जो भी मॉलिक्यूल या फिर आयन जो भी जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं लिगैंड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक लिगैंड्स के टाइप को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज यूनिडेंटेड लिगैंड। यूनी का मतलब ही होता है एक। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगैंड, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ लिगैंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू सिंगल डोनर एटम एज विद क्लोरीन, water and NH3, the ligand is said to be unidentate. Unidentate ligand क्या होता है, जब ligand जो है वो जो मेटल आयन से जो बाउंड होता है वो सिंगल डोनर एटम होगा। ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पर निकल है, ये हमारा एटम है, एटम किससे बाउंड है, यहाँ पर लिगैंड से बाउंड है। ठीक है, ये लिगैंड है हमारा, लिगैंड से बाउंड है, लेकिन ये लिगैंड कैसा है, जो कि सिर्फ एक सिंगल एटम ही डोनेट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से कोबाल्ट, यहाँ पर हमारा क्या है, ये कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम है हमारा लिगैंड। ठीक है, ये मेटल आयन है आपका। और NH3 क्या है, ये लिगैंड, ये कैसा लिगैंड बाउंड है मेटल के साथ, एक ऐसा लिगैंड बाउंड है जो कि सिंगल एटम डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन हो गया एक सिंगल फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिंगल डोनर एटम्स होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगैंड। उसी तरीके से डाइडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, व्हेन लिगैंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स। लिगैंड किससे बाइंड है, सेंट्रल एटम से क्या बाइंड है, लिगैंड बाइंड है। और लिगैंड किस तरीके से बाइंड है कि उसमें टू डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं डाइडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, और बाइडेंटेड लिगैंड्स भी आप कह सकते हो उसे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेन 1,2 डायमाइन। अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ओपन कर फॉर्म में लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इथेन का हमने लिखा है और उससे डायमाइन जुड़ा है, 1,2 प्लेस पे 1 एंड 2 डायमाइन जुड़ा है। तो यहाँ पर अमाइन में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और अगेन यहाँ पर NH2 के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से क्या होगा, मेटल को, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये M कोई मेटल है। ठीक है, ये दोनों साइड से मेटल को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, और मेटल क्या करेंगे, उन एटम्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से डोनेट कर रहे हैं एटम, दोनों साइड से जो लिगैंड डोनेट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड। उसी तरीके से ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन का अगर मैं ओपन कर स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ इस तरीके से आपको ऑक्सलेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से मेटल पर
डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ये वाला भी डोनेट करेगा, यानी दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, एटम्स डोनेट कर रहे हैं मेटल को। तो यहाँ पर इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, सो यूनिडेंटेड एंड डाइडेंटेड लिगेंड्स हमने देख लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स देखते हैं हम, देन पॉलीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, थर्ड टाइप है लिगैंड का पॉलीडेंटेड लिगैंड्स। पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, दो से ज्यादा या फिर बहुत सारे। ठीक है, सो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लिगैंड, तो उस टाइप ऑफ लिगैंड को हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, यानी एक से ज्यादा दो से ज्यादा एटम्स ऐसे हो जो कि डोनेट कर रहे हो एटम्स, तो सिंगल ही लिगैंड होना चाहिए वो, तो उस लिगैंड को हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो जैसे कि देखिए आप NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, NH3, तो ये H3 की जगह पर, ये H की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, ये आपको मॉलिक्यूल दे दिया है। ठीक है, सो हम किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आपका N होगा विच इज योर सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि यहाँ पर इससे अगर हम NH3 का अगर फॉर्मूला अगर स्प्लिट करें, NH3 को खोल कर लिखे, तो कुछ इस तरीके से उसका कंपाउंड हमें दिखेगा। लेकिन इन्होंने H की जगह पर क्या करा है, आपको ये कंपाउंड दे दिया है। H लिखने की बजाय आपको H की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप NH2 एंड CH2 CH2। उसी तरह यहाँ पर भी लिखिए NH2 CH2 CH2। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखिए NH2 NH2 CH2 CH2। ठीक है, तो हमने ये स्प्लिट करके लिखा। अब देखिए इसमें कितने बोल रहा है, सेवरल डोनर एटम्स, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, और ये वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने डोनर एटम्स है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में कितने हमारे पास कितने डोनर एटम्स हो गए, 4। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि ये पॉलीडेंटेड लिगैंड है और इस लिगैंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल ही लिगैंड है और उसमें सेवरल डोनर एटम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पॉलीडेंटेड लिगैंड। देन एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बी का मतलब ही केमिस्ट्री में होता है 2। ठीक है, जहां पर भी एम्बी आता है मतलब 2। तो यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगैंड की डेफिनेशन क्या होगी, द लिगैंड विच हैज two different donor atoms and either of two ligates in a complex is called ambidentate ligand। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है NO2। ठीक है, NO2 का हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है, एम्बिडेंटेड लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं जो डोनर एटम्स के, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स तो पहले आपके पास होंगे, और वो कोई भी एक जो है आपके मेटल एटम से अटैच हो जाएगा या फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, वो उसको डोनेट कर देगा। जैसे मान लीजिए NO2 में नाइट्रोजन इसको डोनेट कर सकता है एटम्स, मेटल एटम को, आपके मेटल सेंट्रल एटम को, या फिर ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, आइदर या ये या फिर ये। ठीक है, या फिर या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलीडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने काफी सारे डेफिनेशंस देख लिए, जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स क्या होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पर भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज CN of a metal ion in a complex can be defined as, ठीक है, very important, number of ligands donor atoms to which metal is directly attached or bonded। यानी ऐसा आपका जो मेटल एटम्स है, ये जो लिगेंड है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वही कितने एटम डोनेट कर रहा है वही होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, उसमें Cl6 और कॉम्प्लेक्स 2,
ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर Cl के पास कितने डोनर एटम्स हैं, ये बस आपको बताना चाहिए। Cl के पास 6 है, यानी यहाँ पर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। उसी तरीके से निकल के पास जो NH3 अमोनिया कितने डोनर एटम प्रेजेंट है 4। ठीक है, यहाँ पर उसका नंबर आपको देखना है। दिस इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरीके से आप यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे रखा है, जैसे प्लैटिनम का भी हमने देखा 6 एंड निकल का 4। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। बस आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मेटल से जो डायरेक्टली लिगैंड अटैच है वो कितने डोनेट कर रहा है, डोनर एटम्स कितने प्रेजेंट है, वही आपका होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इट इज कलेक्टिवली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत सिंपल है, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है K4FeCN6। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस केस में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कुछ है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें जो भी कुछ लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा, जो भी आयन प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर K है तो K प्लस आयन को हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। ठीक है, स्क्वायर में आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी इनक्लोज है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी एटम और लिगैंड से अटैच है एक दूसरे से, तो इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आपका आयन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज काउंटर आयन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इज डिफाइंड एज पॉलीहेड्रॉन। अबाउट दिस सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम से जो लिगेंड्स आपके अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली, वो एक कैसा अरेंजमेंट बना रहे हैं, उनका शेप कैसा है, दैट इज नोन एज पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, अगर स्पेस में अगर हम हमारे मेटल और लिगेंड्स को रखें तो वो किस तरीके का शेप बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब जैसे कि बहुत कॉमन, जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं वो उनका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट NH3 का इस कॉम्प्लेक्स का होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। देन निकल एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनका बनेगा टेट्राहेड्रल, एंड प्लैटिनम क्लोराइड का बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये मेटल है, मेटल के साथ 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स अटैच्ड है, तो आप इसको ऐसा अटैच कर दो, तो ये कितने साइड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ पर 8 साइड्स है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। उसी तरीके से टेट्राहेड्रल 4 है। देन स्क्वायर प्लेनर, देखिए 4 लिगेंड्स है तो टेट्राहेड्रल भी बन सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर 5 लिगेंड्स है तो ट्राइगोलर बाय पिरामिडल बन रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 लिगेंड्स होने की वजह से स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। तो यहाँ पर सेम लिगेंड्स है, ठीक है, लेकिन ये इनका शेप अलग बन रहा है, स्ट्रक्चर अलग बन रहा है। तो यहाँ पर जो थ्योरी अप्लाई होती है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड आता है, जैसे कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये जो आपका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ऐसा ट्राइगोनल कब बनता है एंड स्क्वायर पिरामिडल कब बनता है, इनके बीच का डिफरेंस क्यों ऐसा बन रहा है, उसका रीजंस, उसके जो रीजंस है सारे वो हम उस लेक्चर में डिटेल में और स्टडी करेंगे। उस फील्ड का यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसका यूज करते हुए, उस थ्योरी का यूज करते हुए और डिटेल में हम समझेंगे। फॉर नाउ आपको इतना ही समझना है अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर, इस आपके डेफिनेशन को किस तरीके से आपको देखना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक बार आपको समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर इस कॉम्प्लेक्स में मैं इस लिगैंड को यहाँ से हटा दूं
तो हमारे सेंट्रल एटम पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, यही आपको वर्ड्स में इधर लिखा गया है। अभी हम इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन लिखना होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन करा गया, चार्ज it would carry if all the ligands are removed along the electron pairs that are shared with central atom। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड प्रेजेंट है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उनको अगर हम रिमूव करें तो उस पर जो चार्ज होता है सेंट्रल एटम पर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जिसको आप रोमन न्यूमेरिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स का इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है विच इज +1। ठीक है, तो आपको ये निकालने आना चाहिए कि किस तरीके से हमें निकालना है। +1 है यहाँ पर भी इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं Cu, और ऑक्सीडेशन नंबर 1 है इसलिए यहाँ पर रोमन नंबर में 1 लिखा है। बस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको जब देगा तो एक कॉम्प्लेक्स देगा और आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आना चाहिए। जैसे कि हम इस कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेट करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें कॉपर का फाइंड आउट करना है तो हमने इसको x मान लिया। ठीक है, प्लस Cn के कितने हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल है 4। ठीक है, 4 ले लिया, और Cn पर कितना चार्ज रहता है -1, तो -1 लिख लिया, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर होल कितना है, कितना चार्ज दिया है -3, तो -3 लिख लो। ठीक है, सो 4 into 1 is 1, so प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -3, तो x को इधर ही रखिए -3, और 4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस इज माइनस, 4 - 3 is 1, तो +1। तो इस तरीके से हमारे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं विच इज Fe। ठीक है, FeC2O4 thrice होल रेस टू -3। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का अगर हम लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सेंट्रल एटम का जो कि Fe है हमारा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, वीडियो पॉज करिए और आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने तो आपको ये एक बता दिया यहाँ पर। अब सेकंड का आप खुद से ट्राई करिए, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, अब मैं फिर से आपको करके बताती हूँ इस एग्जाम्पल का भी। ठीक है, तो Fe का हमें फाइंड आउट करना है, तो सपोज करिए x प्लस, अब यहाँ पर C2O4 ऑक्सलेट आयन दिया है, और इसका कितने हैं मॉलिक्यूल 3, तो 3 लिखिए, इनटू, जैसे कि आपको पता है हमने अभी पढ़ा ऑक्सलेट आयन क्या होते हैं, बाइडेंटेड और यू कैन से डाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, तो इनका कितना होगा चार्ज इनमें -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू होल में कितना चार्ज है -3। ठीक है, सो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 2 6 इज इक्वल्स टू -3, सो x इज इक्वल्स टू -3 और 6 इधर चले जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है +3। तो आयन का जनरली अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो +2 या फिर +3 होता है, तो आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए हमारा आंसर +2 या फिर +3 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो या तो +2 आएगा या तो +3 आएगा, तो आपको ये भी एक आइडिया होना चाहिए। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो हमने ये 2 आयन का लिया, आप एनसीईआरटी खोलिए, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स है आप ट्राई टू सॉल्व, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना ही चाहिए। ये आपको नीट में भी आने के चांसेस है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का, और ऑल्सो इन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या आता है, बहुत सिंपल है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल जो है बाउंड होता है ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड।
ओके, और वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ सिर्फ NH3 अटैच्ड है, ठीक है, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ और एक ही तरह का आपका यहाँ पर क्या होगा, लिगैंड अटैच होगा, या फिर आप उसे डोनर ग्रुप भी कह सकते हो मेटल के साथ। उसी तरीके से हेट्रोलेप्टिक क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल जो है बाउंड होगा एक से ज्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, जैसे यहाँ पर अमोनिया भी है एंड क्लोरीन भी अटैच है, एक से ज्यादा डोनर ग्रुप है, और यू कैन से एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगैंड्स है, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेम एग्जाम्पल यही स्टेटमेंट आपको, यही क्वेश्चन नीट 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए थे और आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको एग्जाम्पल भी यही दी गई थी, यही सेम। तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है आपकी, तो हम एक एक लाइन आपकी कवर करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और इस लेक्चर में आपके जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए। आज के लेक्चर को हम अभी यही एंड करते हैं, और कल के सेशन में हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आइसोमर्स, उसके सारे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, और डिटेल में आगे भी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।